नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के क्वेश्चन को देखने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा 4 सितंबर से रोजाना सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक करेंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास आयोजित किया जाएगा और आप सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कल यानी कि 4 सितंबर से इस क्लास की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी इस क्लास को सुबह 9:30 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपको इस जानकारी को ध्यान में रखना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखा महानियंत्रक सीजीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, लेखा महानियंत्रक एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान से अपना अधिदेश प्राप्त करता है। तो यहां पर बात हो रही है सीजीए का, यानी कि लेखा महानियंत्रक का। और आपको ध्यान में रखना है कि लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर कैग की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है सीजीए की। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखा मामलों के लिए एक प्रधान सलाहकार है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेखा महानियंत्रक को केंद्र सरकार का लेखा मामलों के लिए प्रधान सलाहकार कहा जाता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, लेखा महानियंत्रक केंद्रीय सिविल पेंशन भोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पूर्व सांसदों और पूर्व राष्ट्रपतियों के संबंध में पेंशन के वितरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम इसके कामों की बात करें तो यह उसका प्रमुख काम है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर दूसरे और तीसरे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आपको द इंडियन एक्सप्रेस से मिल जाएगा, जहां पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि सीजीए के ऊपर चर्चा की गई है। और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, भारत का नारियल के वैश्विक उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान है। तो अगर हम नारियल के उत्पादन की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आपको मिल जाएगा, जहां पर यह जानकारी दी गई है कि 2020-21 के दौरान देश में नारियल का उत्पादन 21,207 मिलियन टन रहा, जो वैश्विक उत्पादन का 34% है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रतिशत है वो 34% है, ना कि 50%। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। यहां पर दूसरा कथन है, विश्व नारियल जर्म प्लाज्म केंद्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि विश्व नारियल जर्म प्लाज्म केंद्र अंडमान और निकोबार में स्थित है, यानी कि यहां पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय का सचिवालय भारत के तमिलनाडु में स्थित है। और ये बात भी बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी गलत है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है, छिलके रहित और खोपरा नारियल सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी योजना के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर चौथा कथन भी बिल्कुल सही है। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत छिलके रहित और खोपरा नारियल भी आते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है। और यहाँ पर एक तरफ कछुओं का जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ उनके संरक्षण की स्थिति का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर 3 कछुओं का नाम आपको दिया गया है। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में नाम लिखा हुआ है रेड क्राउन रूफ कछुआ का, जिसके सामने लिखा हुआ है विलुप्त प्राय। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेड क्राउन रूफ कछुआ की जो संरक्षण स्थिति है वह गंभीर रूप से विलुप्त प्राय की है और इसीलिए यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है उत्तरी नदी टेरिपिन, जिसके सामने लिखा हुआ है जंगल से विलुप्त। तो यहाँ पर यह कथन भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको यह ध्यान में रखना है कि उत्तरी नदी टेरिपिन भी गंभीर रूप से विलुप्त प्राय की श्रेणी में है और इसीलिए यहाँ पर दूसरा कथन भी सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ, जिसके सामने लिखा हुआ है गंभीर रूप से विलुप्त प्राय। और यह कथन पूरी तरीके से सुमेलित है, क्योंकि ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ गंभीर रूप से विलुप्त प्राय की श्रेणी में आता है और इसीलिए यहां पर तीसरा कथन सुमेलित हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल तीसरा कथन ही सुमेलित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इंडियन बायोलॉजिस्ट विन ग्लोबल अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जहां पर यह कहा गया है कि शैलेंद्र सिंह को इन कछुओं को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है और उन्हें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। आपको इस पुरस्कार का नाम भी ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इस न्यूज में इन तीनों कछुओं की चर्चा की गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम डुरंड रेखा की बात करें तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है वह डुरंड लाइन है और यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है वर्ष 1919 में एंग्लो अफगान संधि द्वारा डुरंड रेखा को 100 वर्ष के लिए संशोधित किया गया था और वर्ष 1999 में इसे नवीनीकृत किया गया था। तो अगर हम डुरंड लाइन के बारे में बात करें तो 1919 में एंग्लो अफगान संधि द्वारा लाइन को थोड़ा संशोधित किया गया था। संधि 100 वर्षों के लिए हुआ था, लेकिन 1999 में इस संधि को नवीनीकृत यानी कि रिवाइज नहीं किया गया था। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि 1999 में इस संधि को नवीनीकृत नहीं किया गया था और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि 1999 में इसे नवीनीकृत किया गया था और इसी के आधार पर यहां पर दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है 1947 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ मतदान करने वाला अफगानिस्तान एकमात्र देश था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डुरंड लाइन को लेकर के रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। अफगानिस्तान के द्वारा डुरंड लाइन को मान्यता नहीं दी गई है और इसी के कारण 1947 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान मतदान करने वाला एकमात्र देश था और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो सिर्फ दूसरा कथन ही गलत है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डुरंड लाइन को लेकर के, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगा, जहां पर उसके एक्सप्लेन सीरीज में इन सभी बातों की जानकारी दी गई है। तो आप इस न्यूज को जरूर देख लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कोयला संस्करण मीथेन और सेल गैस नामक 2
गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जबकि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सेल गैसों में अन्य हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, लेकिन अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो यहाँ पर यह कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो गोदावरी बेसिन है वहां पर सेल गैस के स्रोत पाए गए हैं, और इसी तरीके से देश के अन्य भागों में भी सेल गैस के स्रोत पाए गए हैं, यानी कि यहां पर दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लू स्टेगलर के बारे में। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आपको मिल जाएगा, जहां पर ब्लू स्टेगलर को लेकर के चर्चा की गई है। और यहां पर कहा गया है कि ब्लू स्टेगलर एक विशाल और नीला तारा तब बनता है जब एक तारा दूसरे तारे को निगल जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि ब्लू स्टेगलर्स खुले या गोलाकार समूहों में सितारों का एक ऐसा वर्ग है जो अलग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बाकी सितारों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े और नीले रंग के होते हैं। और वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर लगातार अध्ययन किया जाता रहा है, और ब्लू स्टेगलर का पहला व्यापक विश्लेषण करते हुए भारतीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि उनके द्वारा देखे गए नमूनों में से आधे स्टेगलर एक करीबी द्विध्रुवीय साथी तारे से बड़े पैमाने पर द्रव्य स्थानांतरण के माध्यम से बनते हैं, एक तिहाई संभावित रूप से दो सितारों के बीच टकराव के माध्यम से बनते हैं, और शेष 2 से अधिक तारों के परस्पर क्रिया से बनते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यह विशाल और नीला तारा तब बनता है जब एक तारा दूसरे तारे को निगल जाए। तो भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा ब्लू स्टेगलर को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, और जिससे जुड़ा हुआ न्यूज कल के पीआईबी में आया है। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा की गई है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप उन टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।